हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो पंजाब बोर्ड में जो अकाउंटेंसी का जो पेपर होने वाला है उसके मॉडल टेस्ट से रिलेटेड रहेगी। और इस वीडियो में मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिखाऊंगा अकाउंटेंसी का, जिससे आपको आइडिया हो सके कि पेपर कैसा आएगा। आप इसके बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कितना करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। ठीक है, देखिए आपके जो एमसीक्यूज हैं वो जो है लगभग जो है, देखिए दो पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है। तो पार्ट ए में 18 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, बाकी फिर दो दो मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और फिर 4 मार्क्स के। उसके बाद जो है पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में जो है कंपनी से रिलेटेड हैं, और इसमें भी 12 जो है वो एमसीक्यूब्स हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको हर चैप्टर के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी है ना, तो आप इजीली उसे गेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है मैं अकाउंटेंसी के पेपर के बारे में थोड़ा बहुत तो समझाऊंगा, और मैं आपको डिलीटेड जो सिलेबस है वो भी एक बार दिखा दूंगा, और मैं वो साइट भी दिखा दूंगा जिसमें आप जो है ना सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, जो पंजाब बोर्ड के हैं, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, कोई भी हो, ताकि आप अपने आप ही जाकर उन पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और इसी के बेस पर आप एक आइडिया लगा लेंगे कि आपका जो है पेपर कैसा होगा और कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर थोड़ा सा आप इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर दो, तो इसलिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताकि मेरी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, तो जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको उसके बाद में दिखा दूंगा, है ना। और सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जैसे बोला गया है एनपीओ, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रिपेयर किया जाता है इसमें क्या कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए इसमें जो है ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ के अंदर। इसको एनपीओ कहते हैं शॉर्ट में। तो एनपीओ के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, जब आपने देखा होगा वो। और इसमें एक और अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो है बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब हम इसे बैलेंस शीट कहेंगे, अकाउंट नहीं कहेंगे। ठीक है, देखिए इनकम जो एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है ना, वो बिल्कुल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। ठीक है, देखो दो प्रकार की एंट्री होती है, एक एक्रूवल होती है और दूसरी होती है रियल, मतलब कैश बेस। कैश बेसिस होती हैं। जो एक्रूअल बेस होती है वो उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ही एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। ठीक है, जो कैश बेसिस होती है वो उसे केवल जो है कैश को रिकॉर्ड करती हैं। ठीक है, ਜਿਹੜੀ हैगी ने कैश हैगी ने वो सारी के सारी अंदर रिकॉर्ड होंगे ने। ठीक है, तो कैश वाली ही उसमें रिकॉर्ड होती है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से हो या लास्ट ईयर से। मैं हिंदी का ही यूज़ करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो इन्हें बोला ना एनपीओ जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, ये कह रहा है जो स्पोर्ट फंड है अगर वो क्रिएट किया जाता है, तो अगर स्पोर्ट्स का कोई एक्सपेंस हो जाता है तो उसे आप किस में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए याद रखना कि अगर स्पोर्ट फंड है, और या स्पोर्ट फंड के अलावा कोई और भी फंड हो सकता है, जैसे प्राइज फंड हो सकता है, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन का फंड हो सकता है, किसी का भी अगर फंड है ना, तो सारे के सारे एक्सपेंस जो है उस फंड में से ही लेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला किस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसे हम स्पोर्ट फंड में ही ट्रांसफ़र करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो रियल अकाउंट होता है ना वो कैश बेसिस पर है एक तरह से। ठीक है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक्रूअल बेस पर होता है। ठीक है, तो ये जो है ना रियल अकाउंट नहीं है, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है उधार और नगद दोनों को लिया जाता है, और केवल जो है ना इसमें एसेट्स को नहीं लिया जाता, मतलब इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिया जाता है। सुन रहे ना मेरे पास, रिवेन्यू को लिया जाता है, मतलब जो एक साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाते हैं।
जबकि रियल के अंदर फिक्स एसेट वगैरह भी आती हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चलती हैं, है ना। तो इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट नहीं होता है, आप इसको फॉल्स जो है क्लिक कर देंगे। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट और तीसरा रियल अकाउंट। तो ये नॉमिनल में आएगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया या किसी राम का, मोहन का, सोहन का हो गया, वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर फोर्थ में बोल रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पर अलाउड है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या वो एवरेज कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है या वो कैपिटल एट द एंड किया जाता है, जिसमें से ड्राइंग हटा दी जाती है, लेस कर दी जाती है, या बिगिनिंग का लिया जाता है? देखिए ये रूल बना हुआ है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो बिगिनिंग की कैपिटल पे लगाया जाता है। कई बार हमें क्वेश्चन भी जो है न्यूमेरिकल में आ जाता है, तो वहाँ क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, तो हमें उसे ओपनिंग में बदलना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि केवल यही क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं रहूँगा, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नॉलेज दे दूँ। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। अगर सपोर्ट होगा तो मैं आपके लिए हो सका तो और वीडियो भी ले आऊँगा। देखिए ओपनिंग कैपिटल होता है, समय बीतता जाता है तो हम कुछ पैसे निकालते हैं अपने घर में पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग आपकी कम हो जाती है। समय बीतता जाता है तो हम बिजनेस में और पैसा लगाते हैं, तो एडिशनल कैपिटल, इसे फ्रेश कैपिटल भी आप कह सकते हैं, हमने ऐड कर देते हैं क्योंकि पैसा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो जाता है तो उससे हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। गलती से हमने लापरवाही कर दी, जैसे कुछ बच्चे अगर पेपर में ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनका लॉस हो सकता है, तो उनकी कमी ला देगा उनकी परफॉर्मेंस को। आप इसे डीपली पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो इस तरीके से दोनों में से एक ही होगा, दोनों में से एक ही इवेंट हैपन होगी, ठीक है। तो इसके बाद जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्लोजिंग कैपिटल भी निकालने को आ सकता है, ठीक है, या ओपनिंग कैपिटल भी निकालने को आ सकता है, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ये लास्ट में मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिखा या लिखा नहीं गया तो आप समझ जाएंगे। ऐसे अगर हमें कुछ और निकालना है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आप ले जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपको अपने आप को बिजनेस पर्सन की तरह समझ के करोगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। खुद सोचो, अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो क्लोजिंग कैपिटल दी जाती, तो हम उल्टा करते, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे, है ना। और उसमें जो लॉस है, अगर लॉस होता है तो वो माइनस हुआ होगा तो ऐड कर देंगे, है ना। और जो ड्राइंग है, ठीक है, वो हमने माइनस की होगी तो यहाँ प्लस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल वो ऐड की होगी तो माइनस कर देंगे, उल्टा कर देना। इस तरीके से हमारा जो आंसर है, ठीक है, आराम से ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो इस तरीके से होता है। अपने आप को जो है एक तरह से सोचो कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तो अकाउंट्स में कोई भी बिल्कुल हल्की सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ना, इसी के आसपास के क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द के क्वेश्चन ही आपको आराम से आ जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो टॉपिक दे रखा है, इस सारे टॉपिक को अच्छे से करो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन करा तो केवल इसी को ही आपने लिमिटेड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन, तो आपको ये समझ में आ गया कि फोर्थ का आंसर जो है सी है। अब फिफ्थ हम कर लेते हैं। ये कह रहे हैं व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट मेंशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ये कह रहा है कि अगर डेट नहीं दी गई विड्रॉल की, कब पैसे निकाले गए हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाते हैं। देखिए याद रखना, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ना, ये देखेंगे अब जो न्यूमेरिकल, तो 10% पर एनम लिखा होता है। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो आपको 6 मंथ का देना है। और यहाँ अगर विड्रॉल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है ना, आपको 6 मंथ का देना है। लेकिन अगर पर एनम अगर नहीं लिखता, ठीक है, तो आप पूरा 10%, मतलब पूरा का पूरा 12 मंथ का ही देंगे। बाकी मैं अगर मेंशन किया हुआ है 4 महीने का, 3 महीने का, तब तो आप उतना ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विड्रोवल जो है मेंशन नहीं किया गया, तो हम पर एनम के हिसाब से मानेंगे और यहाँ पे 6 मंथ का ही हम इस पर टिक करेंगे, ठीक है। ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड। ये कह रहा है क्या कोई ऐसा रूल है कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 6% ही दिया जाता है? नहीं, ये फॉल्स आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है यहाँ पर,
तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो 6% देना ही होता है, चाहे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो। आपको पता होगा पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, ये तय हो जाता है कि एक पार्टनर जो है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये शोर बहुत आ रहा है बाहर से। देखिए मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो शेयर होता है ना पार्टनर्स का, वो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब अगर 3 पार्टनर हैं तो उनकी जो रेशो होगी वो 1:1:1 होगी। ठीक है, ऐसे अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज जो है वो नहीं होगा, कंपनी या जो फर्म है ना वो नहीं लेगी। कंपनी नहीं बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप है। और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात मैं कर रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वहाँ 6% मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड हो जाती है तो उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि क्या प्रॉफिट लेंगे, क्या रेशो लेंगे, क्या शेयर होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड एक प्रकार का एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करा है जिसके अंदर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि पार्टनर्स क्या, कितनी रेशो होगी, कितना इंटरेस्ट कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ड्राइंग होगा, उनका एड्रेस क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, ताकि बाद में जो है ना रोला ना पाए ऐसा करके। ठीक है, हम सुनो अगे बढ़ने आ। तो आगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर पर हैं 7 पर। ठीक है, तो 7 में है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कह रहा है जो प्रॉफिट या लॉस हो जाता है रिवॉल्यूशन में, तो उसको हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यूइंग पार्टनर में करते हैं, ओल्ड पार्टनर में करते हैं, न्यू पार्टनर में करते हैं, या ऑल पार्टनर्स में करते हैं। देखिए जो प्रॉफिट और लॉस का जो रिवैल्यूएशन होता है ना, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हमेशा ऑल पार्टनर्स में ही बांटा जाता है। अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है तब भी ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटा जाएगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब भी ओल्ड पार्टनर यानी कि जो रिटायर हो रहा है उसको भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू। ये कह रहा है जो सेक्रीफाइस होता है ओल्ड पार्टनर का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है। देखिए जो सेक्रीफाइस जो है ना ओल्ड पार्टनर की बात कर रही है। ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कैसे निकाला जाता है, जो उनका ओल्ड शेयर है। ठीक है, तो ओल्ड शेयर जो है उनका ज़्यादा था, न्यू शेयर अब उनका कम है, तभी तो सेक्रीफाइस होगा। जैसे ध्यान से समझो, कंसेप्ट समझो। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, मतलब उस चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, आपको जब नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर हैं उनको कुछ ना कुछ अपना हिस्सा, अपना शेयर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर किसी पार्टनर का शेयर जो है वो 3/4 था, ठीक है, और अब उसका हो गया 2/4। इसका मतलब क्या हुआ, उसका पुराना हिस्सा ज़्यादा था, नया हिस्सा उसका कम था, तो छोड़ना पड़ रहा है ना उसको। तो ये जो 1/4 है उसने सेक्रीफाइस करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेक्रीफाइस निकालना है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। और ऐसे अगर हमें गेनिंग शेयर निकालना होता तो हम न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर देते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइसिंग के लिए है। उसके बाद कह रहा है रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर इसके बारे में कुछ ना बोला जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। ये कह रहा है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो हमें जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि भाई इसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो फिर हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अगर क्वेश्चन में साइलेंट ही हो जाता है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ना उनको ये सब मिल जाता है। रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखा होगा। ठीक है, वो पार्टनर को डेबिटेड कर दिया जाता है। पार्टनर में गुडविल होती है जो पुरानी बुक के अंदर पड़ी होती है, उसे हम डेबिटेड कर देते हैं ना, इस तरीके से। अब 10th पर आ जाइए। ये कह रहा है कि सी को एडमिट किया जाता है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, जो 3000 रुपये गुडविल के लेकर आता है। तो ये कह रहा है जो गुडविल के जो 3000 रुपये है ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं।
ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर है वो इसे किस रेशो में लेंगे, देखो जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही उन्हें मिलेगा। तो याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मैंने अभी आपको बताया था जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली जाती है। वो सेक्रीफाइसिंग रेशो इसी के लिए निकाली जाती है कि जिन पार्टनर्स ने आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे तो उनको आज कितने रुपये मिले, तो जो नया पार्टनर लेकर आएगा वो उसमें उसको हिस्सा मिलेगा जो प्रीमियम फॉर गुडविल में लेकर आया, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा। अब आ जाइए 11th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले लेता है तो इंक्रीज इन द वैल्यू द एसेट। देखो जब कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है और एसेट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, आपको पता है ना कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायर होता है या डेथ हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि हम सारी की सारी एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं। जैसे बैलेंस शीट के अंदर एसेट में फर्नीचर दे रखा है 30,000 दे रखा है, नीचे लिखा है कि अब इसकी वैल्यू 32,000 रह गई है, ठीक है। तो देखिए इसकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है ना, ठीक है, बढ़ गई है। तो आप इसको रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। उसे रिवैल्यूएशन भी बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये इसका आंसर नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझिए। ये कह रहा है कि एडमिशन जब हुआ न्यू पार्टनर का तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम ये बाय में लिखते हैं। बाय जिस एसेट में वृद्धि हुई है, जिस एसेट में इंक्रीजमेंट हुई है, तो यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो 3,000 बढ़े तो बाय में लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। तो अब एंट्री क्या हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री हो रही है नहीं ना, ये एंट्री हो रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये बाय में है। तो इसने बोला है कि डेबिटेड किसको किया जाएगा। देखो अगर कोई एसेट बढ़ जाती है तो वो प्रॉफिट है और वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो डेबिट किसको किया जा रहा है, फर्नीचर को। मैं एक बात और आपको अच्छे समझाता हूँ। जब एसेट बढ़ना का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। रियल का रूल होता है, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना रियल अकाउंट का रूल, ठीक है। ऐसे नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। ऐसे ही जो तीसरा पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो रियल अकाउंट में रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है ना, ठीक है। जैसे अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो अब एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट लगा लेना टू कैश, ठीक है। यहाँ एसेट बढ़ रही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये कह रहा है कि जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम इस डेबिट टू किस में डेबिट किया जाएगा, एसेट अकाउंट में किया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में क्रेडिट लिख देता, ठीक है, तो हम किस में डाल देते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देते, ठीक है। और ऐसे ही अगर लायबिलिटी लिख देता है यहाँ पर, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, यहाँ लायबिलिटी के बारे में बता रहे थे इंक्रीज होती है, तो फिर हम उसको कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है वो डेबिट होती है, क्योंकि नुकसान है। चलो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसका एसेट अकाउंट क्यों आंसर है। उसके बाद है 12th में, ये कह रहा है सैक्रिफाइस रेशो और जो ओल्ड रेशो है वो हमेशा सेम होती है। देखो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर पार्टनर जो है पुराने में ही बांट लेते, पुराने में मतलब कर देते हैं, जो उनकी रेशो थी ओल्ड रेशो उन्हीं में सैक्रिफाइस कर देते तो सेम है। लेकिन अगर वो कहें भी नहीं हम तो इस रेशो में बांटेंगे, या एक पार्टनर ने बोला कि भाई मैं तो इसको कुछ दूंगा ही नहीं हिस्सा, ठीक है। जो नया पार्टनर आ रहा है, जैसे 3 पार्टनर है, 3:2:1 है, ठीक है। और हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं 1/में 8 शेयर के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसने बोला 3 वाले ने बोला भाई मैं तो अपना हिस्सा दे नहीं रहा। तो भाई अब आप बताइए, ये अभी हिस्सा दे नहीं रहा और ये दोनों हिस्सा दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप बताइए ओल्ड रेशो का 3:1, ठीक है। और सेकंड रेशो तो अगर ये दोनों दे तो 2:1 में होगी ना, तो तीनों सेम कहाँ होगी, हुई सेम नहीं हुई ना, दोनों सेम कहाँ होगी, इसलिए आप क्या लिखेंगे, आप फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो हमेशा सेम नहीं होती है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि अगर एक पार्टनर जो है सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो फिर आप यहीं से पता लगा सकते हैं सेम नहीं होती। बाकी अगर वो बोले कि हम इसी हिस्से में, ठीक है,
तुझे अपना हिस्सा देंगे। जैसे अभी उनकी पुरानी रेशियो 3:2:1 है, तो पार्टनर कहते हैं भाई हम तुझे हिस्सा 1:1 में देंगे, जो वो 1/8 शेयर के लिए आया। तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 1:1 हो गई ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे इफ़ द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर शोज ए प्रॉफिट। वही कह रहा है कि अगर एसेट का एडजस्टमेंट होता है और उसे प्रॉफिट दिखाया जाता है तो इट शुड बी कैरी टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, बताओ किसके अकाउंट में जाएगा। आप बता सकते हैं किसके अकाउंट में जाएगा। मैंने क्या कहा था, ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी ओल्ड ही है। तो ऑल द ओल्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से बांट दिया जाएगा, है ना, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही आपको अच्छे से इसमें समझा चुका हूँ, ठीक है। न्यू रिमेनिंग पार्टनर नहीं आएगा। अगर एडमिशन यहाँ पर हो रहा होता, ठीक है, तब भी ओल्ड ही आता, ठीक है। और रिटायर हो रहा है तब भी वो ओल्ड पार्टनर को ही हम बांटेंगे, क्योंकि उसने भी तो मेहनत लगाई थी ना एसेट को बनाने में। तो अगर एसेट बढ़ रही है तो उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं 14 पे। ये कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, एसेट या लायबिलिटी की वजह से, तो वो हम जो ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, किस में करते हैं, वही हो गया ना बच्चों। अभी तो हमने पढ़ा, ऊपर भी वही क्वेश्चन था, नीचे भी वही बात बता रहा है। तो हम इसे किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर को बांटा जाता है। अब यहाँ ओल्ड पार्टनर को बांटा जाता है, ओल्ड, पर यहाँ तो ओल्ड लिख दिया। अगर मान लो कोई एडमिशन हुआ होगा, पर यहाँ तो पूरी बात हमें दे नहीं रखी कि एडमिशन की बात है, रिटायर की बात है ना। तो हम यहाँ नन ऑफ दिस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर को बांटा जाता है। यहाँ पे ओल्ड का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ओल्ड लिखा है, और ओल्ड के अंदर तो न्यू पार्टनर भी हो सकता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो था क्वेश्चन में, इफ द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू द एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट साफ दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो लिखेंगे ऑल द ओल्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, रिमेनिंग नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर तो इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हम उसमें नन ऑफ दिस लगा देंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड एसेट। देखिए ये एसेट होता है, ट्रू है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को आपने सुना भी होगा, प्रीपेड कहते हैं, प्रीपेड, है ना। तो आपको 4 अच्छे से आने चाहिए। एक तो आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। ऐसे ही एक होता है एक्रूड इनकम, ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपने पूरा काम कर लिया, मेहनत कर ली, पूरा महीना काम करवा दिया, लेकिन आपको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। ड्यू बट नॉट रिसीव, वहाँ पेड आ जाता है, इसलिए एसेट मानी जाती है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है ये लायबिलिटी होती है, ठीक है। प्रीपेड जो है वो एसेट होती है, ठीक है। और जो एक्रूड है, इनकम लिखा हुआ है, तो वो एसेट है, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से एक और होता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, क्योंकि चारों में से कोई भी और भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर तो लिखेंगे ट्रू है, ठीक है। अब उसके बाद 14 पे आ जाइए। कह रहा है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन एन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन अवे बाय मिस्टर एक्स। देखो जब डिसोल्यूशन मतलब होता है जब फर्म बंद हो रही है, तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, वो मिस्टर एक्स ने ले लिया, पार्टनर ने। देखो अगर हमारा मिस्टर एक्स में पार्टनर है हमारा, अगर वो कुछ ले लेता है तो उसको हम बाद में पैसे कम देंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको जैसे कंपनी सैलरी दे रही है 25 लाख रुपए देती है, ठीक है, आप खूब पढ़ोगे और जरूर लोगे, है ना, आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, खूब आगे बढ़ोगे, तो आपको 25 लाख रुपए की सैलरी देते हैं। उस कंपनी ने कहा नहीं भाई इस बार तो हम आपको ना ऐसा करेंगे कि 1 लाख की आपको बाइक दे देंगे, ठीक है, तो आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे। तो अब आपको कितने मिलेंगे, 25 ही मिलेंगे, नहीं ना, अब आपको 24 लाख मिलेंगे। तो वही यहाँ पर भी है कि अब इस पार्टनर ने जितना भी इसको शेयर या हिस्सा मिलना चाहिए था मिलेगा, लेकिन इसने अनरिकॉर्डेड एसेट भी ले ली, तो उतने रुपये इसके कम कर दिए जाएंगे। और कम करने का मतलब क्या, इसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट होगा तब इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। अगर वो लायबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाती है, इसको बाद में हम दे देंगे,
ठीक है, जैसे कंपनी ने आपसे 1 लाख रुपए और उधार ले लिए, मतलब लायबिलिटी हो गई, तो कंपनी आपको 26 लाख वापस कर देगी इस तरीके से। अब उसके बाद 17 ये कह रहा था बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट और द डिसोल्यूशन। ये कह रहा है जो बाद में जो बैलेंस बच जाता है ना कैपिटल अकाउंट में, देखो जो डिसोल्यूशन होता है ना उसके अंदर 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। रिवैल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल पी से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनाए जाते हैं या कहीं कैश अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहा है कि जब कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो किस में जाएगा, सिंपल सी बात है कि बैंक अकाउंट में जाएगा। फिर ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है। हाँ, क्योंकि देखो उसमें पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता, वो एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया। नहीं तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपने देखा कभी बांटते हुए, जब आपने देखा होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो कैड प्रॉफिट होता है वो सब पार्टनर कैड कर लेते हैं। ऐसी गुडविल जो है और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसे वो एसेट साइड में आता है, तो उसको क्या कर लेते हैं पार्टनर अपनी कैपिटल में डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके खुद की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है ना, ये आउटसाइड लायबिलिटी माना जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, उसके बाद जो है क्योंकि वो इसके एम्प्लॉयज़ के लिए। देखिए अब मैंने आपको ऑप्शन वाले तो अच्छे से समझा दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आए होंगे। ठीक है, बाकी आप जो प्रिपरेशन की बात रही आप ऐसा कीजिए, जो है ना जो आपकी पार्टनरशिप है उसमें ज़्यादा इतना डीपली जो है आपको इस बार पेपर मुझे लगता नहीं देंगे। ठीक है, आपको पता भी इतना बड़ा पैंडमिक था, तो जैसे भी पेपर है इसके आसपास की चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने 12th क्लास की जो है दिल्ली में जो CBSE जो बोर्ड है पूरी इंडिया में है ना, तो उसकी जो वीडियोस बना रखी हैं 1-2 बनाई है, ज़्यादा नहीं, तो आप उसको भी देख लेना थोड़ा सा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप का तो वही चीज़ है, CBSE का भी वही है, बस CBSE में थोड़ा सा हार्ड है, इसमें इतना आपको हार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आप बाकी का पेपर आराम से दे सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ठीक है कैसा है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पार्ट बी है, तो पार्ट बी में भी जो है MCQs हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं, कैटर होते हैं या मालिक होते हैं। तो देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर खरीदता है ना वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर शेयर 10 रुपये का है, सिर्फ कंपनी ने 8 रुपये का ही कॉल्ड अप है, सिर्फ 8 रुपये मांगे हैं और 6 रुपये कंपनी ने उसको फॉरवर्ड कर ली क्योंकि उसने पैसे जमा नहीं करे। तो जब हम फॉरवर्ड की एंट्री करेंगे तो कितने रुपए से उस कैपिटल अकाउंट को करेंगे, तो हम 8 से लेंगे क्योंकि हम 8 की बात कर रहे थे। 8 का ऑर्डर पे 2 रुपये तो कहीं ही नहीं थे, तो 8 से करेंगे। ठीक है, और 6 रुपये फॉरफिट में आ जाएंगे, 2 रुपये जो है वो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ले देंगे जो एरियर है, कॉलिंग एरियर्स में। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है कंपनी क्या जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बिल्कुल से कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स था ये। उसके बाद ये कह रहा है डिवेंचर इशू करें कोलेटरल सिक्योरिटी के। देखिए जब डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किए जाते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला किसको डेबिट किया जाएगा, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो डिवेंचर है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है या डायरेक्टर शेयर इन ए बिजनेस होता है। ठीक है, तो मैं सीधा बताता हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। आपको भी पता होना चाहिए कि डिवेंचर और जो शेयर है ना इसमें क्या डिफरेंट है। देखिए डिवेंचर जो है आप लायबिलिटी है आपकी, ठीक है, आप इसमें ओनर नहीं बन सकते, शेयर में आप ओनर बनोगे। ठीक है, और डिवेंचर पर जो है वो आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे 6% हो गया, 10% हो गया, जबकि इस पर जो है कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, इस पर डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड। आप बोल सकते हो कि इस पर इंटरेस्ट मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और इस पर डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इस पर डिविडेंड मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और जब पेमेंट की बात आती है तो डिवेंचर वालों को पहले पेमेंट की जाती है, शेयर वालों को बाद में पेमेंट की जाती है। ठीक है, और ये बोर्ड मीटिंग में शेयर वाले पार्ट ले सकते हैं और ये पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, और एक बात और कि डिवेंचर को हम शेयर में बदल सकते हैं, ठीक है, और शेयर को डिवेंचर में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। थोड़ी आवाज़ अगर कम आ रही है तो ठीक है, फिर लीड लगा के आराम से सुन लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट है डिवेंचर जो है, ये तो हो गया, रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, मैंने आपको बता दिया।
और फिर उसके बाद है कि डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ कंपनी, बिल्कुल सही है, मेंबर नहीं होते कंपनी के, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एसेट ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, ये कह रहा है जो बिजनेस की जो एसेट होती है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फिक्स करंट एसेट, ओनली फिक्स, ओनली करंट, तो दोनों में फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों होती हैं। ठीक है, और नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज विद, जो नेट प्रॉफिट कब बढ़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, सारे के सारे एक्सपेंस दिखा रहा है, ये ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगी तो आपका एक्सपेंस और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। और रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, ये कह रहे हैं रेशियो को हम फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है टैक्सेस पेड मस्ट यूजुअली बी शोन अंडर, जो टैक्सेस जो हम पे करते हैं वो किसके अंदर दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उन्हें शो किया जाता है। ठीक है, देखो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है ना, उसमें आपको पता होगा तीन चीज़ें होती है, एक ऑपरेटिंग होता है, दूसरा इन्वेस्टिंग होता है और तीसरा जो होता है फिनेंसिंग होता है। तो तीनों में से एक पर जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ठीक है, अब बाकी आप जो क्वेश्चन देख लेना, इनफ्लो और आउटफ्लो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब कैश आ रहा है तो वो इनफ्लो है और जा रहा है तो वो आउटफ्लो है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो देखिए हम एक जो है 12th पार्ट है पहले का वो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जो कैश फ्लो है नाम से पता लग रहा है सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी, और एक्रूअल बेसिस के अंदर जो है हम केवल उस ईयर से रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। ठीक है, यही अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो प्रकार की अकाउंटिंग होती है, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, दूसरी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है वो किस पर आती है, कैश बेस अकाउंटिंग पर आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है कैश बेस अकाउंटिंग तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग तो इसलिए फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आपको बता देता हूँ कि इनफ्लो ऑफ कैश विल टेक प्लेस ड्यू टू, आपको पूछ रहा है कि इनफ्लो जो है ना इनमें से कौन सा होगा। अगर लैंड बढ़ेगी, इंक्रीज इन लैंड, देखो अगर आप लैंड बढ़ेगी तो इसका मतलब आप ज़मीन खरीद रहे हो तो आपका पास से पैसा जा रहा है, लेकिन अगर आप शेयर इशू करेंगे तो जनता के पास जब शेयर जाएंगे तो जनता से पैसा आपके पास आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ जाओगे, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इनफ्लो। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, 12th जो क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन में बोला गया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है कि जब आपकी कंपनी जो है इशू करती है 10,000 शेयर, लेकिन जो पब्लिक है ना वो अप्लाई कर देती है 12,000 शेयर। व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज मोर देन इशूड बाय द कंपनी शेयर, दैट वुड बी सेड दैट ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो कंपनी ने इशू करे 10,000, ठीक है, और पब्लिक ने जो है ना वो अप्लाई जो है वो कर दी 9,800, तो ये कम है ना, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बाकी ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे पूछा गया ना कन्वर्टेबल डिबेंचर किसे कहते हैं, तो दो डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब जिन डिबेंचर्स को हम शेयर्स में बदल सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर में बदल सकते हैं उनको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर आपसे पूछे गए, और एक रेशियो जरूर आएगी, आपको बहुत सारी रेशियो तो डिलीट हो चुकी है, ये रेशियो आ रही तो आप आराम से इसमें से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी कुछ क्वेश्चन है, और देखो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये आने के चांस में ज़्यादा है, तो ये इम्पोर्टेंट भी अच्छे से कर लो। ठीक है, अगर आप देखो ये पेपर है ना मॉडल टेस्ट पेपर कैसा है, मतलब इसी के जैसा पेपर आपका आने वाला है, तो इससे आप आइडिया देखो कि आपको कौन कौन चैप्टर में पकड़ अच्छी है, तो उसकी टोटल यहाँ से मार्क्स करके ना पता लगा लो कि आपको कितना कितना कैसे करना है। ठीक है, एक बार आपको डिलीटेड सिलेबस दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए पंजाब जो बोर्ड है उसका जो डिलीटेड सिलेबस है कि मतलब ये लिखा है फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फ्रॉम फॉर मार्च 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, बाकी फिर भी एक बार आपके साथ शेयर कर दिया गया है। बाकी एक बार मैं आपको वो साइट भी दिखा देता हूँ जिसमें आप सारे के सारे जो है ना पेपर्स आराम से देख सकते हैं, और हर सब्जेक्ट का दे सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा आएगा, और उसी को ऐड करके पता लगा लो कि क्या क्या कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जिस चैप्टर में आपके अच्छे से पकड़ है उसमें आप अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, बाकी
कमेंट करके बताओ कैसा लगा, मैंने कैसे वीडियो बनाई, कैसा समझ में आया आपको, है ना। एक बार वो भी दिखा दूँ। देखिए वो साइट है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बाकी मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा पेज नोट फाउंड, ठीक है। तो आप जो है ना कंफ्यूज मत होना, ये पेज तो है लेकिन ये वाला फाउंड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप होम पे क्लिक कीजिएगा। जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सिलेबस, ये रिड्यूस सिलेबस, सारी चीज़ें, डेट शीट, जो भी आपका सारा कुछ है। यहाँ देखिए ये रिड्यूस सिलेबस, रिकोगनाइज स्ट्रक्चर, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टेस्ट पेपर है, ये सारे टेस्ट पेपर हैं आपकी जो भी हैं, ठीक है। ये देखिए तो 6 का है, 7 का, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे के सारे हैं क्वेश्चन पेपर, हर क्लास के हैं। तो जो भी आपकी क्लास होगी आप उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद जो है आपको इधर ले जाना उधर ले जाना गुमराह करना कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ एक मेरी मदद से अगर थोड़ा आपकी हेल्प हो जाए तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ओपन हो गए, देख लो। ये जब मैंने इस पर क्लिक करा तो अब देखिए सारे के सारे पेपर ओपन हो गए। अब आपको इसमें से जो चाहिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बताओ, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा है कैसा, ठीक है, करना है आपको, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा इसका। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना और अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।